तक के इसके नोट्स बना लिए? हाँ, इसके जो भी सारे नोट्स हैं क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, और जो जितनी भी सारी चीजें हैं उसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करो। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में शीट इसीलिए बनाकर दी गई है कि जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में क्या आएंगे, नोट्स तो लिखने को आएगा नहीं कि राइट द नोट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में ही पूछा जाएगा। ठीक है। अब जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है अब तक, लास्टली हम लोगों ने क्या तीनों का एक साथ कंपैरिजन देख लिया था। तो जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, कैसे ज्यादा होगा, फिर रिजिडिटी किसमें ज्यादा है, वॉल्यूम किसमें फिक्स्ड होगा किसमें नहीं होगा, ये सारी चीजों, मूवमेंट्स कैसा है, कौन अच्छे से डिफ्यूज होता है, सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, सबका आंसर किसमें जाकर है, इंटर पार्टिकल स्पेस एंड इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन। ये थर्ड वाला एंड फोर्थ वाला। तो दीज टू फैक्टर अगर इसको अच्छे से समझ लिया तो बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन अच्छे से हो जाएंगी। जैसे डेंसिटी की बात होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि सॉलिड लिक्विड गैस किसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, मॉडरेट होती है लिक्विड की, फिर सबसे कम डेंसिटी होती है गैस की। अब इसको आपको एक्सप्लेन करने को आ गया, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल स्पेस या इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन की, बोलोगे कि सिंस इन द सॉलिड, in the solid, the arrangement of particle is very closed, tightly packed. और tightly packed क्यों होते हैं? This is due to the interparticle attraction is very high, and therefore at the क्या यूनिट वॉल्यूम, अगर हम यूनिट वॉल्यूम की बात करें डेंसिटी के लिए, मास अपॉन वॉल्यूम, तो एट द यूनिट वॉल्यूम there are more particles lie as comparison to liquid and gas, and hence the density of solid is greater than liquid or gas. तो यही दोनों चीजें होंगी जिनको आपको एक्सप्लेन करके बाकी भी सारी की चीज, कंप्रेसिबिलिटी की बात कर लें तो द मॉलिक्यूल इन सॉलिड इज वेरी टाइटली क्लोज्ड पैक्ड, देयर इज नो स्पेस टू कंप्रेस द पार्टिकल, टू मूव द पार्टिकल्स, एंड हेंस देयरफॉर क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी क्या है उसकी, नेग्लिजिबल है, इनकम्प्रेसिबल है। तो जितने भी है, फ्लूइडिटी है, बह पाता है, क्यों, क्योंकि देयर इज लिक्विड, क्यों बह पाता है, देयर इज स्पेस between the particles and therefore particles slide between the two particles, and hence the fluidity is higher in gas but lesser in liquid as comparison to gas. तो जितने भी जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, उसको ऐसे ही यही दो मेन फैक्टर है जिनको समझ के एक्सप्लेन करना होगा। अब एक्टिविटीज और एप्लीकेशन ऑफ पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर लेंगे क्वेश्चन आंसर, इसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, कि आपको एक्टिविटी भी पूछी जा सकती है और इससे क्वेश्चन भी बना के पूछा जा सकता है। जैसे एक्टिविटी 1, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ गैस यूजिंग अ सिरिंज। किसी गैस की कंप्रेसिबिलिटी अगर हमें चेक करनी है सिरिंज के जरिए, गैस की कंप्रेसिबिलिटी, तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि गैस हाईली कंप्रेसिबल होती है। रीजन, बिकॉज इट हैज लॉट्स ऑफ स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है। सो क्या करना है, यूजिंग एयर इन अ syringe, टेक अ syringe विदाउट नीडल, ठीक है, प्रिकॉशन के लिए भी बच्चे इस्तेमाल करेंगे। पुल द प्लंजर आउटवर्ड टू ड्रॉ एयर इन, प्लेस योर थंब टाइटली ओवर द ओपन एंड, नाउ पुश द प्लंजर इनवर्ड्स। मतलब जब तुमने प्लंजर को पीछे खींच लिया तो अपनी जो फिंगर है उस फिंगर को यहाँ पर रखो, यहाँ पे जो ओपनिंग है यहाँ पर रखो। जब फिंगर तुम यहाँ पर रखोगी तो क्या ये फिर अंदर जा पाएगा? नहीं, प्लंजर पुश्ड इनवर्ड्स, क्या ये अंदर जा पाएगा? द syringe piston is in different position, what you observe, plunger pulled onward, thumb over the open end, यहाँ पे open end यहाँ पे रखना है, ओपन एंड पे यहाँ तो बंद ही रहेगा ना, यहाँ तो बंद रहता है ना सिरिंज, यहाँ पे थंब रखना है, थंब यहाँ पे होगा। थंब जब हम यहाँ रखेंगे, थंब उठा के यहाँ रखना है, थंब जब हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या देखेंगे कि प्लंजर पुश्ड फर्दर, प्लंजर क्या है, अपने आप
पीछे नहीं जा पाएगा। जब हम उसको पुश करेंगे हटाकर, तभी वो जा पाएगा। तो द प्लंजर कैन बी पुश्ड इन इजली, द एयर इनसाइड द syringe गेट compressed, इट occupies less space। तो जब तक हमने उसको यहाँ पर बंद रखा था, गैस को निकलने की जगह नहीं थी, तो प्लंजर भी क्या था, वो आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही हमने वहां पे ओपनिंग खोल दी, तो और जब वापस से प्लंजर को इन किया, मतलब बैकवर्ड पोजीशन पे लाए, तो आसानी से प्लंजर अंदर चला गया। इट ऑक्युपाइज लेस स्पेस, और तब क्या है, गैस लेस ऑक्युपाई कर देगी। प्लंजर को हम जितना पीछे खींचेंगे, प्लंजर यहाँ तक है, तो गैस ने अभी लेस स्पेस ऑक्युपाई करी है, लेकिन प्लंजर को हमने पूरा पीछे तक खींच दिया। तो इस कंपैरिजन में, इस सिचुएशन में प्लंजर में ज्यादा ऑक्युपाई हो गई स्पेस बाय द गैस। गैस इज कंप्रेसिबल, और ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि गैस कंप्रेसिबल है। अगर हम इसके अंदर सैंड भर देते, और सैंड भरने के बाद हम प्लंजर को इन करते, इस पोजीशन में इन करते, तो क्या प्लंजर आगे जाता? नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है, उसने यहाँ पे जगह घेर ली थी, और फिर कोई भी जगह खाली नहीं थी कि उसको हम कंप्रेस कर पाते। पानी की अगर बात करें, तो पानी की भी यही बात है कि जैसे गैस की है, कि पानी को अगर हम पुश करेंगे, तो पानी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद प्लंजर वापस आ जाएगा। When pressure is applied, gas particle come closer। फिर है कि वेरिएशन इन वाटर लेवल्स। क्या है इसमें, कि डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। ठीक है, तो अगर हम वाटर इन अ ग्लास वेसल ले लिया, शुगर एडेड टू वाटर, शुगर डिसॉल्व बाय स्ट्रिंग विद ग्लास रॉड। ऑब्जर्वेशन क्या क्या देखा, ये कहना चाह रहे हैं कि इनिशियली व्हेन शुगर इज एडेड, द लेवल ऑफ वाटर इंक्रीजेस। जब हम ऐसा आपको एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालने पर ऐसा महसूस नहीं होगा। जब आप एक्सेस शुगर उसमें डिसॉल्व करेंगी, तब ये चीज पता चलेगी, तब ये एहसास होगा कि जो लेवल ऑफ वाटर था पहले, उससे कुछ ज्यादा इंक्रीज हो गया है। आफ्टर स्ट्रेइंग द डिसोल्यूशन, द लेवल ऑफ वाटर में डिक्रीज स्लाइटली। तो ये तो नॉर्मली सी बात है ना, कि ग्लास के नीचे अगर हम कोई चीज ऐसे यहाँ पे डाल देंगे, तो ग्लास के नीचे कोई भी चीज होने, उसके बेस पे कोई भी चीज अगर जाएगी, तो वो वाटर के लेवल को अप करेगी, क्योंकि वो उस जगह को ऑक्युपाई कर रही है, वो मैटर है इसलिए। लेकिन जैसे ही हम उसको स्टिर करने लगेंगे, तो स्टिर करने के बाद वाटर लेवल अपने आप जहां पहले इनिशियली था, वहां पे वापस आ जाएगा। क्यों वापस आ जाएगा? क्योंकि शुगर जो थी यहाँ पे स्पेस ऑक्युपाई कर रही थी, वो तो डिसॉल्व हो गई। अब कहाँ चली गई, किस रूम में चली गई? पहले वो बेस में थी, बॉटल ग्लास वेसल के बेस में थी, विजिबल थी। लेकिन जैसे ही हमने उसको स्टिरिंग करना शुरू किया, वो डिसॉल्व होके पानी के अंदर जो स्पेस है, मॉलिक्यूल्स के स्पेस है, वहां जाके उसने केमिकल बॉन्ड बना के उसमें डिसॉल्व हो गई। तो जब डिसॉल्व हो गई, फिजिकली वो वेसल्स के अंदर नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जो पानी का लेवल है जो पहले था, वो वही हो जाएगा। ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, ये तो कौवे वाली कहानी है। कौवे ने क्या किया था, कि एक घड़ा था, घड़े में पानी नीचे था, तो कौवे ने डाला कंकड़, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी। यही वाली कविता है ना। तो जो कंकड़ डाले थे उसने, वो सॉल्युबल तो थे नहीं, तो वो घुले नहीं, इसलिए पानी ऊपर ही रहा। ऊपर ही रहता जब तक कौवा नहीं पिया होता। लेकिन कौवे ने पी लिया, इसलिए पानी खत्म हो गया। लेकिन चूंकि यहाँ पे सॉल्युबल चीज है, शुगर है, तो वो सॉल्युबल होके कहा गायब हो जाएगी, पानी के अंदर गायब हो जाएगी। तो व्हाई डज द लेवल डिक्रीज आफ्टर डिसोल्यूशन? क्यों लेवल डिक्रीज हो जाता है डिसोल्यूशन के बाद, व्हेन शुगर डिसॉल्व से? When sugar dissolves in particles fit into the intermolecular space between water particles, water particles में जो भी space है, उसमें जाके केमिकल बॉन्ड बनाकर बैठ जाती है, और फिर दिखती नहीं है। So the level of water comes slightly। फिर डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसोल्यूशन का मतलब इज द प्रोसेस इन विच पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूट गेट इवनली डिस्ट्रीब्यूट इन द सॉल्वेंट टू फॉर्म अ होमोजेनियस सॉल्यूशन। होमोजेनियस सॉल्यूशन मतलब, अगर लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन जो होता है, वो होमोजीनियस होता है। सॉलिड का सॉलिड में जो सॉल्यूशन होगा, वो होमोजीनियस होगा। गैस का गैस में जो सॉल्यूशन है, कि मैटर ऑफ स्टेट अगर सेम है मिक्सचर में, तो हम उसको होमोजीनियस सॉल्यूशन कहते हैं।
और सॉल्यूट सॉल्यूट हमेशा कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो शुगर सॉल्यूशन अगर बात कर रहे हैं तो शुगर सॉल्यूशन में जो पानी है, वाटर है, वो सॉल्वेंट है क्योंकि क्वांटिटी में ज्यादा है। और जो चीनी है वो 1 चम्मच 2 चम्मच है, वो कम है पानी से, तो वो सॉल्यूट है। तो हमेशा ऐसे पहचानना कि अभी तो सॉल्यूशन पढ़ नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी इतना ही रिमार्क नोट कर लो कि सॉल्यूट लो क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट हाई क्वांटिटी में, ग्रेटर क्वांटिटी में होता है। फिर सिरिंज वाला भी, ये प्रैक्टिकल आपको वाटर के साथ करने को कह रहे हैं, उसमें भी स्लाइटली इनकम्प्रेसिबिलिटी ही आएगी क्योंकि उसमें कम स्पेस होता है। यहाँ पे आपकी क्वेश्चन है कि किस तरह से शुगर पार्टिकल को हमने पिंक से दिखाया है, वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्लू से दिखाया है। तो पहले पानी ऐसा था, फिर शुगर ऐड किया तो शुगर विजिबल हो रही थी, फिर जब शुगर डिसॉल्व हो गई तो बिल्कुल से एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बना लिया। शुगर मतलब उसको कहीं से रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रही है, कहीं से इफेक्ट नहीं डाल रही है पानी के ऊपर। इनकम्प्रेसिबिलिटी, इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? हायर इनकम्प्रेसिबिलिटी किसमें है? बताइए, हायर इनकम्प्रेसिबल कौन है? मैटर, सॉलिड है। हायर कंप्रेसिबिलिटी किस में देखी जाती है? सॉलिड में देखी जाती है। पानी जो है लिक्विड में लाइट स्लाइटली कंप्रेसिबल है, और हाई जो इनकम्प्रेसिबिलिटी, हायर इनकम्प्रेसिबिलिटी सॉलिड में है, लेकिन हायर कंप्रेसिबिलिटी गैस में है। इनकम्प्रेसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी, हाँ, दोनों में फर्क समझना, ये नहीं कि इनकम्प्रेसिबिलिटी और कंप्रेसिबिलिटी में हो जाए। आई एन इन हायर इनकम्प्रेसिबल सॉलिड है, लिक्विड स्लाइटली कंप्रेसिबल है, और गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल है। तो इनकम्प्रेसिबिलिटी होती क्या है कि हम उसके वॉल्यूम को चेंज नहीं कर पाए। प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू विच इट्स वॉल्यूम कैन नॉट बी डिक्रीज बाय अप्लाइंग प्रेशर। अगर हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि वो इनकम्प्रेसिबल है। और हाँ, पानी के केसेस में देखने को ऐसा मिलता भी है कि पानी, अगर हमने बलून में पानी भरा हुआ है और अगर हम उसको प्रेशर पुश कर रहे हैं, तो पानी उसी बलून के अंदर, बलून में क्या है, बलून का जो ओपनिंग है वो क्लोज होगा ना। अगर वो क्लोज होगा ही नहीं तो हम भर कैसे पाएंगे बलून में? तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बलून को हमने क्लोज, उसकी ओपनिंग को क्लोज्ड भी कर दिया है। अब अगर हम बलून को पुश करते भी हैं, दबाते भी हैं, तो क्या पानी का वॉल्यूम चेंज होगा? अगर हमने किसी 5 लीटर बलून, बड़ा सा बलून है, उसमें हमने 5 लीटर पानी या 1 लीटर पानी, कितना भी लीटर पानी अगर हमने रखा है उसमें, तो बताओ, अगर हम उसको दबाएंगे, उसकी ओपनिंग बंद है, तो क्या उसका वॉल्यूम कम होगा पानी का दबाने से, प्रेशर लगाने से? वो तो सिर्फ क्या हो जाएगा, फ्लैटन हो जाएगा ना, अपना शेप डिफॉर्म करेगा, बस आड़ा तिरछा हो जाएगा। एकदम ओवल में अगर रहा होगा बलून, तो वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा स्लगिश इस टाइप का हो जाएगा, जिधर पानी ज्यादा जाएगा उधर से फूल जाएगा। ठीक। लेकिन अगर हम और ज्यादा प्रेशर को हाई करते जाएं तो अल्टीमेटली क्या ऐसे मिलेगा हमें कि बलून की जो मटेरियल है वो फट जाएगा, पानी क्या है, फैल जाएगा। पानी अगर फैला भी तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज हो गया? वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ। 5 लीटर का पानी बलून के अंदर था, जब फटा तो तब भी वो 5 लीटर का ही पानी फैला, जमीन में गिरा, टेबल पे गिरा, कहीं भी गिरा, 5 लीटर का ही पानी पूरा पूरा गिरा। ऐसा तो था नहीं कि बलून से बाहर निकलने पर उसका वॉल्यूम 10 लीटर हो गया हो, ऐसा नहीं है। लेकिन इन द केस ऑफ गैस, गैस में हायर कंप्रेसिबिलिटी इसलिए मिलती है कि पहले गैस का वॉल्यूम कुछ और रहता है, जब हम उसको कंप्रेसिबल करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाती है, और फिर उसका वॉल्यूम क्या चेंज हो जाएगा?
Liquids like water are nearly incompressible, while gases are easily compressible. तो इसीलिए लिक्विड के केस में भी यही बता रहे हैं कि हाँ वो इनकम्प्रेसिबल होती है या स्लाइटली कंप्रेसिबल होती है, हम ये कह सकते हैं. So what difference do you observe in water levels? Initially the water level rises, ठीक है वो हो गया. फिर आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं कुछ सिरिंज वाले केस में कि अगर विथ एयर इन सिरिंज प्लंजर कैन बी पुश्ड इन, गैस इज कंप्रेसिबल. अगर हमने गैस भर दी प्लंजर में और जब हमने उसमें थंब हटाकर, थंब जब लगाए थे ओपनिंग में और पुश कर रहे थे प्लंजर को, तो वो प्लंजर इन नहीं हो रहा था. क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेशर हाई था. प्रेशर अगर और ज्यादा गैस का प्रेशर था, लेकिन जब हमने ओपनिंग को ओपन कर दिया और प्लंजर को दबाया तो वो प्लंजर अंदर चला गया आसानी से. क्यों? क्योंकि गैस कंप्रेसिबल होती है, गैस कंप्रेस होके बाहर निकल गई. यही चीज किसके साथ होगा? वाटर प्लंजर कैन नॉट बी पुश्ड इन विथ वाटर इज पर्टिकुलर प्रैक्टिकली इनकम्प्रेसिबल. तो एकदम से प्लंजर कह सकते हैं कि बाहर नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा अंदर जाएगा. जाहिर सी बात है कि वो सिरिंज से पानी जब बहेगा तो प्लंजर अपने आप अंदर चला ही जाएगा जब उसको पुश करेंगे. डू द सैंड पार्टिकल डिसॉल्व? नो, बिकॉज इनसॉल्युबल होता है. Sugar and sand are both solids. Why does sugar dissolve in water but sand does not? Sugar particles are very small and can fit into the intermolecular space between the particles. सीधी सी बात इसमें बस इतना लिखना कि शुगर जो है वो soluble है, लेकिन सैंड जो है वो insoluble है. ठीक है. इसके बाद जो अब एक मेन टॉपिक आपके सिलेबस में है इस पार्टिकुलेट मैटर में, वो ये है कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, एसपीएम, एंड एयर पॉल्यूशन. तो ये जो एसपीएम है वो आपके एयर में, आपके एटमॉस्फेयर में जो ऐसे पार्टिकल्स जिनका होना नहीं चाहिए था, जिनकी प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए थी फॉर अ गुड एयर, फॉर अ गुड हेल्दी इन्वायरमेंट, लेकिन वो है. और वो कब कम हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि एयर हमारे आसपास की हेल्दी है, या कब वो ज्यादा हो जाएंगे, उनकी क्या लिमिटेड अमाउंट होनी चाहिए कि हम कहेंगे कि हाँ हम एक अच्छी एनवायरनमेंट में, एक अच्छी हेल्दी एयर में सांस ले रहे हैं. तो इसी चीज को पढ़ने के लिए हम लोग स्टडी करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर. सस्पेंडेड का मतलब कि जो, सस्पेंडेड का मतलब समझती हो ना, जो हवा में है, हवा के ऊपर बैठे हैं, हवा के साथ है. So what is SPM? Suspended particulate matter. SPM refers to the tiny solids or liquid particles suspended in air, जो एयर में फंस गए हैं या कह सकते हो हुक हो गए हैं. These include, क्या क्या होता है एटमॉस्फेयर एयर में? डस्ट होती है, स्मोक होता है. स्मोक होता है जो गाड़ियों से स्मोक निकलता है, धुएं से आग निकलती है, धुआं जो निकलता है वो स्मोक होता है. सूट, सूट क्या होता है? जो कालिक के साथ, जब धुएं में कालिक निकलती है ना, कालिक, जब घरों में आग तापी जाती है या लालटेन जलाई जाती थी तो घर काले हो जाते थे, तो जो कालिक निकलती है उसे सूट कहते हैं. कार पॉलन, पॉलन क्या हो गया? पॉलन ग्रेन्स जो आपके एक सीजन चलता है ट्रीज से, ट्रीज अपने जो पॉलन ग्रेन्स है उसको हवा के साथ उड़ जाता है, वो हल्का होता है तो वो पॉलन हो गए. ऐश, किसी चीज की राख, ऐश कहीं से भी आ सकती है. सैंड डस्ट भी हो सकती है या फाइबर डस्ट भी हो सकती है. मिस्ट, एरोसोल्स, एरोसोल्स वही सारी चीजें हो गई जो आपके वोल्टाइक सब्सटेंस में आपने पढ़ा था. एयर कितने कितने तरीके की गैस होती हैं, वोल्ट लिक्विड्स होते हैं, वोल्टाइक एंड नॉन वोल्टाइक. एंड अदर फाइन पार्टिकल्स, फाइन मतलब बहुत ही ज्यादा महीन महीन पार्टिकल्स. ठीक, मतलब एक महीन पार्टिकल जैसे कह सकते हैं कि जैसे पाउडरिश, पाउडर, पाउडर से भी हल्के फॉर्म्स में, लेकिन वो इतने ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, एयर में, कि हम लोगों को फिर सांस लेने में ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लगती है. रोल ऑफ एसपीएम इन एयर पॉल्यूशन. एसपीएम रेड्यूसेस एयर क्वालिटी एंड विजिबिलिटी. दो 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 खराबियां होती हैं कि सांस लेने में प्रॉब्लम होती है. जो लोग पेशेंट है अस्थमा वगैरह के, उनको पहले ही प्रॉब्लम होने लगती है, नॉर्मल को भी प्रॉब्लम होने लगती है, सफोकेशन फील होता है, और साथ ही साथ विजिबिलिटी,
मतलब अगर लाइट जल भी रही है, सूरज की रोशनी होने के बावजूद भी ऐसा लगेगा कि धुंध छाई हुई है, मिस्ट है। और लाइट अगर जलेगी भी तो किंडल इफेक्ट हो जाएगा, यानी कि लाइट शैटर्ड करेगी, फैलेगी। लाइट की विजिबिलिटी सही नहीं होगी बिकॉज ऑफ these particles. It causes respiratory problems like asthma, bronchitis and allergies. फाइन पार्टिकल्स जिसका पीएम पार्टिकल्स मेजरमेंट होता है 10 and PM 2.5 कैन एंटर डीप इनटू लंग्स एंड इवन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, कॉन्ट्रीब्यूट्स टू स्मॉग। स्मॉग करवाते हैं। स्मॉग का मतलब जानती हो क्या होता है? स्मॉग, स्मॉग बना है स्मोक, स्मोक प्लस फॉग। मतलब जब फॉग तो है ही, हाँ स्मॉग, फॉग, स्मोक प्लस फॉग जो हो जाता है, तो स्मोक एंड फॉग दोनों के मिलने से उसको स्मॉग कह रहे हैं। तो जब फॉग में, यानी कि जब फॉग को क्या कहते हैं, कोहरा, तो कोहरे में जब धुएं घुस जाते हैं और कह सकते हैं कि सस्पेंडेड हो जाते हैं पार्टिकल्स, तो उसको स्मॉग कहते हैं। हेज एंड क्लाइमेट चेंज, ये सारी कॉन्ट्रीब्यूट क्या कह देते हैं, स्मॉग देते हैं, हेज देते हैं एंड क्लाइमेट चेंज। हाउ इज एसपीएम मेजर्ड? अच्छा, कैसे मेजर करेंगे कि कितना कम कितना ज्यादा होना चाहिए? तो एसपीएम इज मेजर्ड यूजिंग एयर क्वालिटी मॉनिटर्स called high volume air samplers HVS or particulate monitors. These instruments draw a known volume of air through a filter paper. The dust collected on the filter paper is weighed to find SPM concentration unit microgram per cubic meter. मतलब इसमें इस तरह का अरेंजमेंट होता है कि एयर एयर को सक करके, मतलब एनी हाउ कैसे भी एयर में कि इतने वॉल्यूम ऑफ एयर को, मतलब एयर तो है, एयर को हम लोग हाई प्रेशर देके लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। तो इसमें ऐसी डिवाइस है कि इसको एयर सक करके इतने इतने फिक्स्ड है कि इतने वॉल्यूम एयर ये सक करके उसमें ये देखती है कि उसमें कितने डस्ट पार्टिकल हैं। तो जहां की एयर हेल्दी है, पहले वहां टेस्ट किया जाता है, उस हेल्दी एयर के पार्टिकल्स को नोट कर लिया जाता है कि भाई इतना जो होता है वो क्या है, हमारे लिए हेल्दी है। ठीक है, 5 PM PM 2 मतलब जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक मैक्रो एंड माइक्रो। तो दो तरीके के कौन कौन से हैं, PM 10, PM 10 एंड PM 2.5। तो जो WHO की गाइडलाइन है कि कितना होना चाहिए, वो है कि PM 2.5 आपका 5 होना चाहिए, 1 से 5 तक। और PM जो 10 है वो 5 से 15 तक हो सकता है। ठीक है, सेफ है। अगर किसी जगह की एयर में इतने पार्टिकल्स आ रहे हैं, तब तो ये एयर हमारे लिए सेफ है, हेल्दी है। लेकिन इसके ज्यादा आ रहे हैं और ज्यादा आ रहे हैं और ज्यादा आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए कैसी हो जाएगी, जैसे बताया कि एलर्जीज होती है, अस्थमा होता है, विजिबिलिटी और हेल्थ प्रॉब्लम्स, इश्यूज डेवलप करती है। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? क्या इम्पोर्टेंट? हेल्प इन मॉनिटरिंग एयर क्वालिटी, हेल्प गवर्नमेंट एंड एजेंसीज टेक एक्शन टू कंट्रोल पॉल्यूशन, protects human health and environment, used to set and check quality standards। मतलब जब हमें पता चलेगा कि हमारे आसपास की हवा जो है वो इस तरह से गंदी हो रही है, तभी तो हम कोई क्या कर पाएंगे, गवर्नमेंट क्या कर पाएगी, कोई एक्शन ले पाएगी। ठीक, जैसे कि बहुत पहले जब ताजमहल पे देखा गया कि ताजमहल ब्रिटल, उसकी जो दीवारें हैं, जो जो पत्थर हैं वो झर झर के गिर रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब उसकी देखा गया कि ऐसा क्यों हो रहा है भाई, तो ये पता चला कि जो सल्फ्यूरिक एसिड वहां के आसपास के इलाके में चमड़े का काम होता था, तो वहां से चमड़े का काम बंद किया गया कि वहां के आसपास के इलाके में चमड़े के काम होने की वजह से सल्फर जो गैस थी वो सस्पेंडेड हो जा रही थी एटमॉस्फेयर में। और जब एटमॉस्फेयर में सस्पेंडेड हो जा रही थी सल्फर, तो जब पानी बरसता था तो पानी H2O और सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट करके H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करती थी। और जब ये सल्फ्यूरिक एसिड बारिश के साथ कहाँ गिरता था,
ताजमहल पे गिरता था, उसके आसपास गिरता था, तो वहां की दीवारों को वो कैसा पीला कर दे रहा था। तो ये कब पता चला? कि जब उसकी मॉनिटरिंग हुई। अब यहाँ पे जो चार्ट दिया है, टिपिकल एवरेज एसपीएम लेवल्स की लोकेशन कंट्री से, कि WHO स्क्रीन। अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, स्क्रीन गई है ना बस। एक मिनट। ठीक है, अब शेयर हो गई। हम्म। ठीक, तो ये यहाँ पे जो चार्ट में आपको दे रहे हैं कि WHO ने क्या बताया। WHO ने बताया कि एसपीएम, दो तरीके के पार्टिकुलेट मैटर हैं। एक एसपीएम 2.5, जिसमें आपको माइक्रोग्राम, माइक्रोग्राम होना चाहिए, यानी कि पर वॉल्यूम में, पर मीटर क्यूब में इतने माइक्रोग्राम होने चाहिए। तो WHO में 5 माइक्रोग्राम होना चाहिए पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि पर मीटर, मीटर क्यूब में। और जो आपका PM10 है वो 15 होना चाहिए। अब जैसे डिफरेंट डिफरेंट ये एनुअली आपके इस साल का ये बताया जा रहा है कि इस साल दिल्ली में कितना देखा गया। वो PM 2.5 की बात करें तो दिल्ली में 92 था। पूरे इंडिया में नेशनल एवरेज देखें तो 58 था। दुबई में 25 से 35 था। यूनाइटेड किंगडम में 10 से 15 था। और PM10 की बात करें तो दिल्ली में 215, फिर 120, कहाँ एकदम मतलब दुबई में 45, 45 से 60 के बीच में। और यूके में 20 to 30। और WHO गाइडलाइन की क्या है? 15 होना चाहिए। तो इसी से समझ में आ रहा है कि कहाँ की गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है अपने। तो वेरी हाई पॉल्यूशन लेवल, यानी कि जो होना चाहिए WHO गाइडलाइन से उससे भी ज्यादा, मॉडरेट टू गुड। दुबई में क्या है? मॉडरेट टू गुड, ठीक है, अच्छा है। और लो है बल्कि गुड एयर क्वालिटी, ठीक है, 20 से 30 अगर हो। अच्छा, ये एसपीएम आते कहाँ से हैं? जैसे अभी तुमने पढ़ा ना कि पॉलन ग्रेन्स से आ रहे हैं, स्मोक से आ रहे हैं। तो इनका सोर्स क्या है? जैसे कि व्हीकल एग्जॉस्ट, गाड़ियों से निकलने वाले जो धुएं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, लोग कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने कंस्ट्रक्शन एरिया को, हाँ, कवर करते हैं। लेकिन लोकल एरियाज में क्या होता है, लोग अपना घर बनवा रहे हैं, बालू क्या है गली में डलवा दिया, ऐसे ही होता है ना। गवर्नमेंट काम भी होते हैं तो ऐसे ही होते हैं, बिना अनकवर्ड हुए साइट्स को कवर्ड नहीं करते हैं। लेकिन जो भी देखो अच्छी मेट्रो सिटीज में और अच्छी कंट्रीज में काम हो रहे हैं वो फुल्ली कवर्ड है। इवन वहां पे जाल भी बिछाए जाते हैं कि सपोज कि कोई वर्कर, कोई लेबर अगर गिर भी जाए तो जिसको चोट ना लगे, वो कम से कम जाल से बच जाए। फिर इंडस्ट्रियल इमर्शंस होते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, वुड वेस्ट, डस्ट फ्रॉम रोड्स एंड सॉइल। ये देखा जाता है कि कूड़ा कुछ लोग जला देते हैं, दिस इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। कि आप एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, कूड़े को आप भाई रिसाइकलिंग होने के लिए दीजिए, कूड़े की गाड़ी में दीजिए। नेचुरल सोर्सेस क्या होंगे? वल्केनो। नेचुरल सोर्सेस इतने लाजमी नहीं हो जाते जितना मैन मेड होते हैं।
वोल्केनोज इरप्शन डस्ट स्टॉर्म सी स्प्रे। अब भाई जहाँ पे वोल्केनोज इरप्शंस है वहां पे आबादी थोड़ी है, और जहाँ पे आबादी है वहां पे इतने ज्यादा ज्वालामुखी भी नहीं फूटते। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो कितने ज्वालामुखी फूटते हैं। ज्यादा क्या चीज? क्लाउड सीडिंग। हाँ, क्लाउड सीडिंग में भी जो किया जा रहा है उसमें ये हो रहा था कि क्लाउड सीडिंग से जो सूरज की रोशनी है वो हम तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन क्लाउड सीडिंग मतलब कितना, इतना असरदार तो नहीं रहा ना, जितना भी, जितनी बारिश अभी हो रही है, मतलब अभी जो इंडिया में देखा जाए, अभी इंडिया में जितनी बारिश हो रही है, आसाम में देखो कितना अ, बाढ़ वगैरह आ गई है, तो ईयरली तो बारिश हो जा रही है ना। हाँ, ये जरूरी है। हाँ, अगर क्लाउड सीडिंग को एसपीएम से जोड़ें तो हाँ, वो भी एक कॉज है। वो कॉज तब तक कॉज है जब तक वो पानी में सॉल्युबल नहीं हो रहा है। अगर क्लाउड सीडिंग्स में ऐसे कोई पार्टिकल्स यूज किए जा रहे हैं जो एयर में सस्पेंडेड हैं, मतलब पहले हमें ये समझना होगा कि क्लाउड सीडिंग है क्या। क्लाउड सीडिंग का जो एसपीएम है वो एसपीएम पे सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है भी एयर एटमॉस्फेयर में या नहीं, या वो डिसॉल्व हो जा रहे हैं, तब हम बता पाएंगे कि हाँ क्लाउड सीडिंग भी एक सोर्स हो सकता है एसपीएम। अगर क्लाउड सीडिंग्स की बात करें तो क्लाउड सीडिंग्स में जो भी केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं कि वो क्लाउड बनाते हैं, ठीक है, क्लाउड बनता है, क्लाउड बनने के बाद उनमें कैसे फ्रिक्शन होता है और फिर वो पानी गिरने लगता है, पानी बनने लगते हैं, तो उसमें मेनली क्या है, अगर जैसे कि सिल्वर आयोडाइड वगैरह यूज कर रहे हैं, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं या कुछ सॉल्ट्स कर रहे हैं, तो वो सॉल्युबल है या नहीं है। हाँ, हो सकता है उसमें क्लाउड सीडिंग में कुछ ऐसे एरोसॉल्स इस्तेमाल किए जा रहे हो। एरोसॉल्स का मतलब जो पानी में ही रहते हैं लेकिन वो डिसॉल्व नहीं होते, तो ऑफ कोर्स वो एसपीएम क्रिएट करेंगे। लेकिन क्लाउड सीडिंग इसमें सोर्स इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि क्लाउड सीडिंग का मतलब क्या है कि जो भी एक एक तो वो इंसान के फायदे के लिए ही कराया जा रहा है कि वो स्प्रे किया जाएगा और फिर वो अपने आप वो डिसॉल्व होके बारिश की तरह बरसने लगेगा। तो उसमें है क्या कि वो ह्यूमन के लिए ही, मानवता के लिए ही काम किया जा रहा है, तो उसमें ऐसे केमिकल्स इस्तेमाल ना किए जाए जो इन्वायरमेंट के लिए हैजर्ड हो किसी तरह से। तो मोस्टली जो भी उसमें पार्टिकल्स हैं, जो भी केमिकल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो डिसॉल्व हो ही जाते हैं। लेकिन अगर सिल्वर आयोडाइड की बात करें तो जो मेन कैटलिस्ट है उसमें सिल्वर आयोडाइड, तो वो डिसॉल्व नहीं है, वो इंसॉल्युबल है, वो काफी हद तक इंसॉल्युबल है सिल्वर आयोडाइड। तो जो दो तरीके के पार्टिकल्स हैं, PM10 PM2.5, इसका मतलब क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय PM10 एंड PM2.5। तो पार्टिकल्स विद डायमीटर, जिनकी डायमीटर 10 माइक्रोमीटर्स है, माइक्रोमीटर्स, ठीक है, 10 माइक्रोमीटर्स या इससे भी ज्यादा कम है, पार्टिकल्स जिनकी डायमीटर 10 माइक्रोमीटर्स है या उससे भी ज्यादा कम कम है, लेस देन, वो PM10 है। और 2.5 क्या है कि जिनकी डायमीटर, उन वो पार्टिकल जिनकी डायमीटर कितनी है, 2.5 है माइक्रोमीटर्स में। तो कितना होता है माइक्रोमीटर्स, फिजिक्स में भी पढ़ा है ना, माइक्रोमीटर्स, क्या क्या पढ़ा है फिजिक्स में, एक माइक्रोमीटर्स कितना होता है? माइक्रोमीटर्स, एक माइक्रोमीटर्स कितना होता है? अभी फिजिक्स में पढ़ा था ना, किसमें पढ़ा था?
कैसे समझेंगे कि 1 माइक्रोमीटर 10 माइक्रोमीटर्स और 2.5 माइक्रोमीटर्स कितना होता है? जो जो इंसान के बाल होते हैं, सर के बाल, जो इंसान के बाल होते हैं, उस बाल का जो डायमीटर है, जो थिकनेस है, वो 50 से 100 माइक्रोमीटर होता है। मतलब जो इंसान के, हाँ, मतलब जो आपके बाल हैं, सर के बाल के, एक बाल लो, एक बाल को छुओ और उसकी थिकनेस देखो, तो वो जो थिकनेस है वो 50 से 100 माइक्रोमीटर है। बहुत ज्यादा। अफ्रीकन के बाल देख लोगे तो 70-80 माइक्रोमीटर होंगे, और बहुत ज्यादा खराब तरीके के बाल ले लोगे जो एकदम से छूते ही टूट जाएं, तो उसका 40-50 माइक्रोमीटर है। उस बाल से भी छोटे जो पार्टिकल्स हैं, वो एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इस तरह के हैजर्ड केमिकल्स बना ले रहे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बना ले रहे हैं, जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो एक बाल की जो मोटाई है, जो थिकनेस है, उससे अंदाजा लगा लो कि जो बाल होता है वो 50 से 100 माइक्रोमीटर का होता है, उससे भी छोटे। हम्म। तो यहाँ पे आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएंगे। एसपीएम इन द एयर मेनली कॉजेस बेटर विजिबिलिटी, नहीं। ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, हाँ, ब्रीथिंग स्वीट स्मेल देता है, इंक्रीज इन ग्रीनरी, नहीं, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो जाता है, बैड विजिबिलिटी हो जाती है। एसपीएम किसमें, हम एसपीएम की यूनिट क्या है, मेजरमेंट की मेजर यूनिट क्या है? माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। Which property of water prevent its volume from being reduced? Incompressibility। इनकम्प्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन ही इसलिए बताई गई थी कि इनकम्प्रेसिबिलिटी का मतलब क्या है, क्या उस चीज को प्रेशर लगाने पर उसका वॉल्यूम क्या हो, चेंज ना हो, तो हम कहेंगे कि वो क्या है, इनकम्प्रेसिबल। और फिर है कि हाउ पार्टिकल्स मूव इन डिफरेंट स्टेट्स टू ऑफ मैटर। ये चीज हम लोग जब पढ़ रहे थे तभी डिस्कस कर चुके थे। अब यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी है कि स्ट्रीक्स ऑफ पिंक कलर स्प्रेडिंग आउट ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। ये कल वाले लेक्चर में किया गया है कि जब हम ठंडे पानी में इंक को घोलेंगे तो वो जल्दी नहीं घुलेगी, फिर हम जब नॉर्मल पानी लेंगे तो उसमें जल्दी घुल जाएगी, लेकिन अगर यहीं पर हम गर्म पानी ले लें तो उसमें और जल्दी घुल जाएगी। वजह क्या है कि ठंडे पानी में, कोल्ड वाटर में काइनेटिक एनर्जी लो है, पार्टिकल्स बहुत ही धीरे मोशन कर रहे हैं, लेकिन नॉर्मल पानी में पार्टिकल्स का मोशन एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर ज्यादा है, लेकिन गर्म पानी में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है ड्यू टू हीट, गर्म की वजह से। तो अब पार्टिकल्स का मोशन भी बढ़ गया है, जिसके वजह से जो इंक है या जो भी सब्सटेंस है वो जल्दी डिसॉल्व हो जा रहा है, पोटेशियम पर मैग्नेट है जो भी है, पोटेशियम के NO4 जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये दोनों आपकी जो एक्टिविटी है वो यही चीज है, यही बताती है। तो मोस्टली इसमें दिया इसलिए है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूछा है, बुक में, सिलेबस में है, इसलिए यहाँ पे दे दिया है, नहीं तो पढ़ा चुके हैं, ये चीज आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो पानी के साथ भी ये दोनों ही होगा। अगर हम उसको स्टिर करते हैं किसी चीज को, जैसे कि हमने स्टिर किया, हिलाना शुरू कर दिया, तो वो जल्दी घुल जा रहा है। तो हिलाने का मकसद क्या है? या तो हम काइनेटिक एनर्जी दो तरीके से बढ़ा सकते हैं, या तो गर्म कर दें, हीट टेम्परेचर बढ़ा दें, या तो फिजिकली क्या करें, उसको स्टिर कर दें। तो स्टिर करने से भी क्या होगा, पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे। द रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब ही है मिक्सिंग टुगेदर। कंक्लूजन में द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, particles in hot water move faster so color spread faster, in cold water particles move slowly so color spread slowly। ठीक। तो दो तरीका है, या तो टेम्परेचर, नोट कर लो रिमार्क में, रिमार्क में इसको नोट कर लेना, कौन से दो तरीके हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के। तो एक तो टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और दूसरा कि खुद ही से फिजिकली स्टिर कर दे, लेकिन फिजिकली स्टिर स्टिरिंग जो कर रहे हैं वो इतना कारगर नहीं है, इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि क्या दूसरा वाला मेथड है। क्या है दूसरा वाला मेथड?
राइजिंग द टेम्परेचर। फिर थर्ड वाला क्या है, हाउ कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट द, हाँ, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर या राइजिंग, हाउ कैन बी डिमॉन्स्ट्रेट द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आइज, कैसे बता सकते हैं हम कि कैसे वो चलते होंगे। तो इंसेंस स्टिक ले लिया है, ठीक है, उसको जला लिया है, व्हाट यू स्मेल, द फ्रेग्रेंस ऑफ द इंसेंस स्टिक स्प्रेड थ्रू आउट द रूम, द स्मेल फ्रेग्रेंस पार्टिकल हैज मूव वन place to another through air, this shows that gas particle are in continuous random motion and can spread in all direction। मतलब हम देख तो नहीं सकते लेकिन हाँ हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि एक कोने से दूसरे कोने तक जब महक जा रही है अगरबत्ती की, तो ये दिस इज हाउ, बिकॉज जो गैस के पार्टिकल्स है आर इन कॉन्टिन्यूस रैंडम मोशन। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस है, जो इस कंफ्यूजन का स्टेटमेंट है, इसको रट लो, याद कर लो, क्योंकि बहुत तरीके के परफ्यूम की स्मेल के लिए भी यही पूछा जाएगा। किचन में जब खाने बनते हैं तो उसका एरोमा कैसे बाहर तक आ जाता है, उसके लिए भी यही पूछा जाएगा। फाउल स्मेल के लिए भी आएगा तो यही पूछा जाएगा। किसी भी तरह की स्मेल हो, एरोमा हो, ठीक है, स्मेल जब चेंज होती है, खाने से आती है तो उसको एरोमा बोलते हैं, फ्लावर से आती है तो उसको फ्रेग्रेंस बोलते हैं, ठीक है, कोई गंदी स्मेल आती है तो फाउल स्मेल बोलते हैं उसको। तो किसी भी तरह की इस तरह की चीज हो तो उसका आंसर यही होगा। पार्टिकल्स ऑफ सोप हेल्प इन क्लीनिंग, मतलब साबुन क्यों इस्तेमाल करते हैं। द पार्ट दिस इज अबाउट from SPM. The particulate nature of matter plays a crucial role in many everyday processes. For example, when we wash clothes stained with oil using soap, numerous soap particles surround the oil particles on the fabric. मतलब जो भी गंदगी है, जो भी डस्ट है या ऑयली ग्रीज है, तो ऑयल जो जो सोप होता है उसका नेचर है कि ऑयल पार्टिकल्स के चारों तरफ से घिर जाता है। और फिर सोप जो है, सोप का ये नेचर है, सोप की केमिकल नेचर है कि वो ऑयल पार्टिकल के चारों तरफ उसको घेर लेता है। वन एंड ऑफ द सोप पार्टिकल अटैच टू द ऑयल एंड द अदर एंड टू वाटर, और जब हम उसको पानी डालते हैं तो सोप आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाता है, मतलब बह जाता है पानी के साथ। दिस हेल्प्स इन रिमूविंग द ऑयल फ्रॉम द फैब्रिक एंड वॉशिंग इट अवे। इसी चीज को इमल्सिफिकेशन कहते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन, द प्रोसेस इन विच टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल और ग्रीस आर सराउंडेड बाय सोप मॉलिक्यूल्स एंड गेट डिस्पर्स्ड इन वाटर। इसी को इमल्सिफाइड करना कहते हैं या इमल्सिफिकेशन कहते हैं। फिर एक टर्म यहाँ पे आ रहा है वाटर लविंग। जो साबुन क्या है, साबुन वाटर लविंग है, तभी पानी के साथ घुल मिल जाता है, पानी में घुल जाता है, तो उसको केमिस्ट्री में, साइंस में क्या कहेंगे, हाइड्रोफिलिक। वाटर लविंग है साबुन तो हाइड्रोफिलिक। ऑयल क्या है, पानी के ऊपर तैरता रहता है। अब तुम मुझे यहाँ पे बताओ कि ऑयल पानी के ऊपर क्यों तैरता रहता है, वाई, कल पढ़ा है हम लोगों ने, ठीक है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। एक और वजह है डेंसिटी, उसकी डेंसिटी जो है वो पानी से कम है ना। जबकि कोई और, जैसे हनी कहें तो हनी क्या होता है, पानी के नीचे बैठ जाता है। तो ऑयल लविंग यानी कि ऑयल तैरता रहता है। ऑयल लविंग क्या है, हाइड्रो ऑयल जो है वो वाटर लविंग नहीं है, पानी के साथ मेल नहीं बनाता, तो हाइड्रोफोबिक है। फॉर एग्जाम्पल हैंड वॉश का भी, चलो हैंड वॉश, डिश वॉश, शैम्पू एक्शन, फैब्रिक वॉश, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड, सबका आंसर यही होगा। जैसे अभी मैंने बताया फ्रेग्रेंस जितनी भी होंगी सबका आंसर यही होगा, तो वैसे ही इसका भी यही चीज है, सबका आंसर यही होगा। तो एक एक्टिविटी आपको बताई जा रही है, उससे कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी आपको बता दिया गया है। मोर एवरीडे एग्जाम्पल शोइंग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, जैसे परफ्यूम, टी लीव्स, पोटेशियम पर मैग्नेट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स यहाँ से दे सकती हो। व्हाट इट शोज, गैस पार्टिकल मूव रैंडमली, liquids have particles that move and spread the flavor, टी लीव्स हॉट वाटर में फ्लेवर कैसे छोड़ देती है, या कोई भी पत्ती जो फ्लेवर अपना कैसे छोड़ देती है, liquids have particles that move and spread the flavor, okay or not। यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं आपके,
वो इसी से रिलेटेड है। फास्टर देन हाउ कैन वी शो द मूवमेंट ऑफ गैस पार्टिकल योग्य, व्हाई डज सोप रिमूव ऑयल ग्रीस। ठीक है। स्मेल ऑफ फूड देखा, स्मेल ऑफ फूड, एरोमा अगर स्मेल का है वो कैसे, गैस पार्टिकल्स कैरी स्मेल रीच अवर नोसेस, नोज, सॉरी नोजेस नहीं, एक ही नाक होती है, कई ठो नाक नहीं होती है। क्विक रिकैप हो गया आपका, कुछ डेफिनेशंस फिर से आ गई, प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज हो गए। फिर यहाँ पे शीट नंबर 8 में, अब बस ज्यादा शीट नहीं है, 2 शीट है, जल्दी से हो जाएगी। शीट नंबर 8 में आपके जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको दे दिया गया है। व्हाई डू गैसेस मिक्सेस इजली व्हाइल सॉलिड्स डू नॉट, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कोई भी चीज डिफ्यूज क्यों हो जा रही है, बताओ, पढ़ा था, क्यों डिफ्यूज हो जा रही है। सॉलिड डिफ्यूज नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं है, क्लोजली पैक्ड है, लेकिन गैस में बहुत ज्यादा स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा है, इसलिए स्पेस है उसके अंदर, रूम्स हैं, इसलिए वो आसानी से मिक्स हो जाती है। हाँ, और कैसे लिखोगी इसका स्टेटमेंट, ये तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन स्पिल्ड ऑन द टेबल मिल्क इन अ ग्लास टम्बलर फ्लोज एंड स्प्रेड, मतलब कोई भी चीज लिक्विड, लिक्विड फ्लो क्यों करता है, स्टेज इन द सेम शेप, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, लेकिन वापस अगर हम उसको ग्लास में डालें तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, मतलब जस्ट अबाउट लिक्विड के बारे में पूछ रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो फ्लो के बारे में था, डेफिनेट, हाँ फ्लो के बारे में कि फ्लो क्यों हो पाता है, क्वेश्चन को समझो। जब दूध टेबल पे गिर गया तो ये क्वेश्चन है फ्लो के बारे में, कि वो फ्लो कैसे हो रहा है, फ्लूइडिटी के बारे में। और जब कह रहे हैं कि जबकि जो वो ग्लास में था तो ग्लास का शेप एक्वायर किया हुआ था, वो किसके बारे में है, डेफिनेट शेप के बारे में। नो सॉरी, डेफिनेट शेप तो नहीं होता, शेप के बारे में। So the glass is solid, its particles are very closely packed and held strong attractive forces. They can only vibrate and cannot move freely. Therefore, the glass tumbler retain its shape. ठीक है, ये समझ में आई, क्वेश्चन समझ में आया कि दूध दूध गिरा तो वो तो डिफॉर्म हो गया, फैल गया, लेकिन ग्लास गिरा तो ग्लास इतनी ऊंचाई से नहीं गिरा था, इतने प्रेशर से नहीं गिरा था कि वो टूट जाता। तो ग्लास में स्ट्रॉन्ग फोर्स हेल्ड है बिटवीन द पार्टिकल्स, इसलिए वो ग्लास ग्लास रिमेन रहा, जबकि जो भी लिक्विड है वो स्पिल्ड हो गया, फैल गया। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द करेक्ट आंसर विद द जस्टिफिकेशन। हाँ देखिए क्या है, इफ वी कुड रिमूव ऑल द कांस्टेंट पार्टिकल फ्रॉम द चेयर व्हाट वुड हैपन। ये क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको कोई ऑब्जेक्ट देंगे और कहेंगे उस ऑब्जेक्ट से सारे पार्टिकल्स हम रिमूव कर दे रहे हैं, तो बताओ क्या बचेगा। भाई कुछ नहीं बचेगा, जब पार्टिकल्स ही रिमूव कर देंगे, उस पार्टिकल से ही मिल मिल के बना है, तो सी वाला आपका है कि नथिंग ऑफ द चेयर विल रिमेन, क्या, कि जो ह्यूज चेयर हम देख रहे हैं वो एटम मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स से ही मिलते मिलके तो बनी है, और जब हम उसके कांस्टेंट पार्टिकल्स को ही रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा, नो पार्टिकल्स नो चेयर। ठीक, इसी तरह से नो लैपटॉप, नो, नो पार्टिकल्स नो लैपटॉप, किसी में भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एंड व्हाई डज द वाटर इन द ओशन टेस्ट सॉल्टी इवन दो द सॉल्ट इज नॉट विजिबल, अरे तो उसमें डिजोल्व होता है ना, समुद्र के पानी में तुम्हें नमक दिखता नहीं है क्योंकि वो डिजोल्व है ना, ओशन वाटर, पानी है, पानी के अंदर, हाँ वही चीज आ गई, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेंगे कि वही चीज आ गई ना कि लिक्विड के अंदर स्पेस है और जो सॉल्ट है वो उस स्पेस में डिफ्यूज हो जा रहा है, दैट इज वाई इट इज सॉल्टी। और यहाँ पे आपको पिक्चराइजेशन बना दिया गया, substance can be present in a mixture even if they are not visible to our eyes because of their very small size and uniform distribution। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हो गया होमोजीनियस सॉल्यूशन, कि सब एक स्टेट में है और दिखाई नहीं दे रहे हैं। ग्रेन ऑफ राइस, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेन ऑफ राइस एंड राइस फ्लोर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर when placed in a different jars, are they solids or liquids? दोनों ही सॉलिड्स हैं, लेकिन ग्रेन ऑफ राइस कैसा है, फ्लोर कैसा है, वो महीन महीन है। बोथ द ग्रेन ऑफ राइस एंड दोनों ही सॉलिड्स हैं और दोनों ही डिफरेंट डिफरेंट शेप एक्वायर करते हैं, लेकिन अपना अपना उनका डेफिनेट शेप है। तो देयर पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड बट नॉट फिक्स्ड इन अ रेगुलर अरेंजमेंट,
जैसा राइस के पार्टिकल है वैसे फ्लोर का नहीं है, फ्लोर का नहीं है। दे कैन स्लाइड पास्ट वन अनदर सम एक्सटेंड, हैंस दे कैन बी पोल्ड फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, बट दे स्टिल हैव डेफिनेट वॉल्यूम। उनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, लेकिन शेप क्या है, शेप वो वही अपना डेफिनेट शेप रखेंगे, लेकिन वो लिक्विड नहीं कहलाएंगे, वो सॉलिड ही कहलाएंगे। Why is it difficult to compress a solid whereas gas can be compressed easily? कई बार आ चुका है, आंसर सामने लिखा है, कैसे फ्रेज करोगी ये समझ लो। भाई इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा है, क्योंकि इंटर पार्टिकल स्पेस ज्यादा है तो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कम है गैस में, इस वजह से उसको कंप्रेस किया जा सकता है, जबकि सॉलिड में इसके कॉन्ट्रेरी है, स्पेस नहीं है। क्यों स्पेस नहीं है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतने ज्यादा है कि पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं, टाइटली पैक्ड हैं। तो बहुत बार ये चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 7th नंबर, एक्सप्लेन व्हाई डिफ्यूजन इन गैस इज फास्टर देन इन लिक्विड्स एंड सॉलिड। अरे भाई डिफ्यूजन वही मतलब ना कि स्पेस है, इंटर पार्टिकल स्पेस है, वो मूव कर सकते हैं, इसीलिए इंटरमिक्सिंग है। जी जी, वेरी गुड। Why does sugar dissolve in water but sand does not? वही चीज इंटर पार्टिकल स्पेस है तो डिफ्यूजन हो जा रहा है, अच्छे से डिसॉल्व हो जा रही है। तो ये जो भी क्वेश्चन आंसर है उसका आपको स्टेटमेंट लिखा है, समझा दिया गया है, कई बार आ चुका है, गुजर चुका है कि क्यों ऐसा हो रहा है। वही दो रीजन है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इंटर पार्टिकल स्पेस। व्हाट इज मीन बाय इंटर पार्टिकल स्पेस, ये सब आप देख ही चुकी हैं। फिर यहाँ पे डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, ये भी आप देखती चली आ रही हैं, सब डिस्कस हो गया है। Why do we smell food being cooked even if we are far away from the kitchen? हाँ, किचन से कैसे पता चल जाता है कि मम्मी आज डोसा बना रही हैं? अभी बताया ना, स्मेल कैसे ट्रैवल कर जाती है। जी, बस यही लिख देना है। Give two reasons why gas have definite shape and definite volume. वही चीज, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। अब यहाँ पे शीट नंबर 9 में आपके हायर ऑर्डर थिंकिंग आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस इस तरह के डायग्राम बेस्ड। आपको डायग्राम बना देंगे, आपको पता करना है कि कौन क्या है, एबीसी क्या है। ऑफ कोर्स ए सॉलिड है, क्लोजली पैक्ड है, सी गैस है, रैंडम है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हॉट वाटर है ए में, बी में रूम टेम्परेचर पे है, सी में आइस कोल्ड वाटर है, किस में जल्दी पोटेशियम पर मैग्नेट खुलेगा? ऑफ कोर्स हॉट वाटर में। रीजन आपको डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे लिखा भी है। परफ्यूम की जो स्मेल है वो पीछे तक जा रही है, क्यों जा रही है? एयर के साथ ट्रैवल कर रही है, सेम थिंग। मतलब एक ही तरीके के क्वेश्चंस बदल बदल के इसमें पूछे जाएंगे और कुछ नहीं है। ठीक, बस आपको क्या करना है, अच्छे से सारे नोट्स पढ़ने हैं, तैयार करने हैं, सारे क्वेश्चंस आंसर आपको दे दिया जा चुका है। कोशिश करिए कि ऐसे ही लिखिए, कुछ अपनी लैंग्वेज में, कुछ लेटर्स इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन साइंस चेंज नहीं होनी चाहिए। जो उसके पीछे साइंस है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत ग्रामेटिक ग्रामर चेंज हो सकती है, लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन साइंस नहीं चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंटर पार्टिकल स्पेस से फैक्ट देना है, किससे दे दे रही हो? चलो क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। एक बलून है, उसको इन्फ्लेट किया गया है और वेट किया गया है रूम में, तो उसका वेट कुछ कितना आया, 20 ग्राम आया। देन इट इज केप्ट इन सनलाइट, आफ्टर सम टाइम द मास ऑफ द बलून रिमेन द सेम बट इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। मास उतना ही था लेकिन वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब साइज बढ़ गई, ऐसा क्यों हुआ? ऐसे करी काइनेटिक एनर्जी गेन, हीट की वजह से। वेरी गुड। तो जो गैस को जब हम हीट कब करते हैं तो वो फैलती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। वेरी गुड। मैटर इज कॉन्टिन्यूअस, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स नेवर मूव, ये तो हो ही नहीं सकता, पार्टिकल्स तो मूव करते ही हैं। एम्प्टी स्पेस डज नॉट एग्जिस्ट, एम्प्टी स्पेस एग्जिस्ट ही नहीं करती। हाँ, ऐसा तो कैसे हो सकता है? तो फिर डिसॉल्व डिफ्यूजन किस में हो रहा है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है,
पार्टिकल्स हैं, हाँ पार्टिकल्स हैं तो वो मैटर है क्योंकि ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैविंग मास। असर्शन बेस्ड क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछा जा रहा है? असर्शन है डिफ्यूजन इज फास्टर इन गैसेस। रीजन दे रहे हैं इसका कि गैस पार्टिकल मूव वेरी फास्ट एंड वेरी फार अपार्ट। और तो इसका आंसर क्या होगा, रीजन क्या है? हाँ ठीक है, गैस पार्टिकल्स हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, तो ठीक है क्या हो जाएगा मतलब ए एजर्शन और रीजन दोनों ही सही है ना। आंसर क्या हो जाएगा ए। एजर्शन क्या है फिर? सॉलिड्स हैव द हाईएस्ट डेंसिटी, पार्टिकल्स इन सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड, यस ट्रू। एजर्शन और रीजन दोनों सेम है और तुम उसको बता सकती हो कि हाँ ठीक ज्यादा है। शुगर dissolved in water but sand does not, रीजन दे रहे हैं इसका शुगर पार्टिकल्स आर स्मॉलर एंड कैन फिट इनटू, हाँ ठीक है। एजर्शन सॉल्युबल है, ये भी दे सकती हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, गैसेस आर कंप्रेसिबल दे आर लार्जली एम्प्टी स्पेस, ये भी ठीक है। सारे में एजर्शन सही वाला दिया है, ए वाला ही ऑप्शन सही है सब में, ठीक है। हीटिंग इंक्रीज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, हीट एड्स काइनेटिक एनर्जी टू पार्टिकल्स, हाँ ये भी ठीक है, मोर हीट मोर काइनेटिक एनर्जी एंड फास्टर मोशन, ठीक है। एक दूसरा तरीका भी है काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने का, स्टिरिंग करके, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है जितना इफेक्टिव टेम्परेचर है। देखो केस स्टडी क्या दिया है, इनसाइड रेफ्रिजरेटर 4 डिग्री सेल्सियस था, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और सनी विंडो अगर मतलब बाहर धूप है तो 35-40। क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? विच आइस क्यूब विल मेल्ट फर्स्ट, कहाँ का आइस क्यूब जल्दी मेल्ट होगा? ऑफ कोर्स सी वाले में, सी वाले में होगा। द रीजन, व्हाट इज द रीजन? हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर में क्या है? मैटर, आइस के जो मैटर हैं उनके पार्टिकल्स जल्दी मूव करना शुरू कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी कम होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, तो फिर वो आइस थोड़ी रहेगा, फिर वो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा। फिर इसके बाद रूम का होगा, फिर सबसे आखिरी में रेफ्रिजरेटर का तो होगा ही नहीं, मेल्ट होगा ही नहीं। स्टार्ट्स टू मेल्ट, टेंड्स टू मेल्ट, लेकिन मेल्ट होगा नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग में क्या है? सपोज ह्यूमन कुड सी एटम्स, अगर हम लोग एटम देख पाते हैं तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हम लोग को ऐसे ही दिखते हैं। हाउ वुड अ ग्लास ऑफ वाटर लुक, ऐसे ही दिखता है ना। ऑक्सीजन H2O होता है, तो हाइड्रोजन को व्हाइट से दिखा रहे हैं, ऑक्सीजन को रेड से दिखा रहे हैं। H2 यानी कि हाइड्रोजन दो होंगे तो ऑक्सीजन कैसे दिखता? इसी तरह से दिखता है जो शेप बना है। Application based question, question number 9, why does LPG smell spread quickly after leakage? Same answer fragrance वाले से। Why are pressure cookers used in cooking? हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, जितना ज्यादा जल्दी 100 डिग्री तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, प्रेशर से ही बॉइलिंग जल्दी हो जाएगी। कुक फास्टर। Why are aerosols sprays compressed? उनको कंप्रेस, गैसेस इन एरोसोल कंप्रेस्ड, जो कंप्रेस्ड होती हैं वो लिक्विफाइड होती हैं टू फिट मोर पार्टिकल्स इन स्मॉल स्पेस। इसी तरह से एलपीजी सिलेंडर में भी जो गैस होती है वो कंप्रेस्ड होती है ताकि कम उसको पूरा सा लिक्विड फॉर्म में होती है। When nozzle is pressed, pressure reduce and gas expands to spray. Same thing happen with LPG. Why are tires filled with air instead of water? एयर से क्यों भरे जाते हैं? ये तो अच्छा है ना, पंचर पंचर अगर पंचर हो जाए तो पानी भर लो, पानी तो हर जगह मिलेगा। पानी, पानी जो होता है ना वो इतना कंप्रेसिबल नहीं होता है। इसका आंसर कैसे दे सकती हो? क्वेश्चन नंबर 4, 9 का 4 का आंसर कैसे दे सकती हो? तुमने दो बलून लिया, एक बलून को हवा से फिल किया, वॉल्यूम सेम रखो, एक को हवा से फिल किया, एयर भरा, एक में पानी भरा। अब दोनों को जमीन पर पटको तो पानी वाला क्या हो सकता है? फट जाएगा ना, क्यों? क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी कम है पानी की, लेकिन हवा वाला जंप करेगा। हाँ अगर हम लोग टायर में पानी भर देंगे तो टायर फट जाएगा, कंप्रेस नहीं हो पाएगा, और फिर टायर जब चलता है तो बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है तो पानी भी गर्म होगा, वेपर बनाएगा, और फिर वेपर का प्रेशर क्या करेगा? टायर को फाड़ देगा। तो इसीलिए जो एयर भी भरी जाती है,
एयर, हाँ, एयर का भी डिफरेंट व्हीकल्स के लिए, डिफरेंट टायर्स के लिए प्रेशर होता है। फिर यहाँ पे आपके कुछ यूके अप्लाइड स्टाइल पजल्स दी गई हैं जो एनसीईआरटी बेस हो सकती हैं। बहुत इजी है, मतलब आप खुद ही पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। व्हाई डज अ मेटल स्पून फील कोल्ड इन विंटर? विंटर में इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? करीब मेटल पार्टिकल्स कंडक्ट हीट अवे फ्रॉम आवर हैंड क्विकली, नो, सो इट फील्स कोल्ड। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दे दिए गए हैं, अगर आप इसको करना चाहें तो करें। इससे आपको मजा ही आएगा थोड़ा। ठीक है, 10 से 11, 10 to 13 अगर आप करना चाहें तो करें, कर सकती हैं, मजे के लिए है बस। ठीक, तो कल फिर क्लास आपको ऑफ है, ठीक है? और मंडे को है आपका टेस्ट। किस चीज का टेस्ट है मंडे को?